बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लक्स किसे कहते हैं। हम तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की बुनियाद पे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी ऐसे क्वांटिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कंप्लीटली डिफाइन हो जाते हैं, उन्हें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरे ग्रुप को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, यानी वो क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। वो रीजन ऑफ स्पेस जिसके हर एक पॉइंट पे एक स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, वो स्केलर फील्ड कहलाता है, जबकि वो रीजन ऑफ स्पेस जिसके हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, वो वेक्टर फील्ड कहलाता है। अगर हम स्केलर फील्ड के किसी भी पॉइंट पे फील्ड को मालूम करना चाहते हैं तो हम उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। लेकिन अगर वेक्टर फील्ड में किसी भी पॉइंट पे हम फील्ड मालूम करना चाहते हैं तो हम फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मालूम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है तो हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर मौजूद है। हम वेक्टर्स को ग्राफिकली एरोस के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये अगर एक पॉइंट है और इस पे 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट लग रहा है और लेट्स सपोज दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, तो हम इस 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट फोर्स को एक एरो के जरिए ड्रा कर सकते हैं। वेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ एरोज रिप्रेजेंट करने का फायदा यह है कि हम इसे आसानी से समझ जाते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, या इसको ग्राफिकली एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करूं, दोनों एक ही चीज है। अगर इसी तरह से अगर वेक्टर फील्ड के हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है तो हम इसके हर एक पॉइंट पे एक उस वेक्टर को ग्राफिकली एक लाइन के जरिए, एक एरो के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं वेक्टर फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं या उस पॉइंट पे मैं उसको ग्राफिकली ड्रा करूं, दोनों एक ही चीज है। इसी तरह से अगर वेक्टर फील्ड के किसी भी पॉइंट पे हम एरोज ड्रा करें, वहां पे जो वेक्टर्स है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो इन एरोज को हम इस वेक्टर फील्ड के लाइंस कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं किसी खास एरिया से कितने वेक्टर फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं। सो फ्लक्स इज द नंबर ऑफ वेक्टर फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, एक खास एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से ये एक एरिया है और इससे एक खास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक खास नंबर ऑफ वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि इसका हम मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करें, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल कंसिडर करूँ, इस तमाम के तमाम एरिया पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल हो, तो मैं अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करूं, इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मालूम कर दिए। अब हम तो इस पूरे के पूरे एरिया पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहते हैं, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एक पॉइंट पे मालूम किया है, यानी मैंने नंबर ऑफ वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एक पॉइंट पे मालूम किए हैं, तो मैं इसको इस पूरे एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दैट एरिया। वी आर सपोजिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द होल एरिया इज द सेम। So electric flux is equal to the electric field intensity multiply with that area. अब यहाँ पे मसला ये है कि हम एरिया के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ये बात याद रखिए कि एरिया का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वो डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर हम इस एरिया को एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, एक नॉर्मल ड्रा करें, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाता है। तो अगर हम एरिया के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो यहाँ वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं उनमें भी चेंजेस आ रही है। यानी एरिया को जब मैं चेंज कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी चेंज आ रहा है यहां पे। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंगल पे भी डिपेंड करता है।
अगर इस एरिया को मैं टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, तो हमें यह पता चलता है कि तमाम का तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इस एरिया से गुजर रहा है, वो तमाम का तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कंपोनेंट से, सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट से गुजर रहा है, और ये कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। सो दिस कंपोनेंट ऑफ दिस होल एरिया इज इक्वल टू a cos theta. Remember this theta, this angle is the angle between the direction of the electric field intensity and the direction of the area. जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनके साथ cos theta भी आ जाता है, तो ये क्या है? That is the dot product. So we can write the electric field. So we can write the electric flux is the dot product of the electric field intensity and the area. डॉट प्रोडक्ट से हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन पे इसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम एक पार्टिकुलर एरिया पे नंबर मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये बात याद रखिए कि किसी क्लोज्ड सरफेस में हम किसी साइड का कौन सा डायरेक्शन लेंगे, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं ये साइड ले लूं तो इसके दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ये एक ये, तो इन दोनों में से मैं कौन सा डायरेक्शन लूंगा? तो कन्वेंशन ये है, रिवायत ये है कि किसी क्लोज्ड सरफेस का के एक साइड का अगर हम डायरेक्शन लेते हैं, उसके एरिया का अगर हम डायरेक्शन लेते हैं, तो हम उसका आउटवर्ड डायरेक्शन लेंगे, यानी उस क्लोज सरफेस के आउटवर्ड उसके एरिया का जो डायरेक्शन है वो लेंगे। यानी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हम ये डायरेक्शन लेंगे, बिकॉज दिस डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट अगर हम डिराइव करें एसआई यूनिट्स में, तो ये तो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द एरिया। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, व्हाइल द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स। अगर इस कूलम को हम ऊपर ले जाएं तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो हम इस तरह भी इसके यूनिट को लिख सकते हैं। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई एम स्क्वायर। अब अगर हम चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर एरिया पे हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिले, तो हम क्या करेंगे? तो ये फार्मूला हमें बता रहा है कि हमें ये एरिया ऐसा रखना होगा कि इस एरिया के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के माबेन एंगल जीरो हो। cos 0 डिग्री एंगल पे हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो E मल्टीप्लाई विद 1 गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच कैन पास थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर कोई हमसे ये कहे कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जीरो ना करें, ना एरिया को जीरो करें, फिर भी हमारे पास फ्लक्स जीरो हो? तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम एरिया को इस तरह रखें कि इसका डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के माबेन एंगल 90 हो, तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास नहीं करता। तो ये फार्मूला भी बता रहा है कि cos 90 is 0 and 0 multiply anything is 0, so we will get 0 flux. So we can get 0 flux at a particular electric field in area when we place area in such a way that the direction of the area is perpendicular to the direction of electric field intensity. अब आते हैं किसी इर्रेगुलर शेप पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करते हैं कि किसी इर्रेगुलर शेप पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह मालूम करेंगे। यानी यहाँ पे इस पूरे के पूरे एरिया के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू थी, लेकिन यहाँ तो चेंज होगा, तो हम यहाँ पे फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे? तो हम इस इर्रेगुलर शेप को इतने छोटे छोटे एरियाज पे डिवाइड कर लेंगे कि उस छोटे से एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो उस सारे के सारे छोटे छोटे एरियाज पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करेंगे और फिर उसको जमा करेंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह जाहिर कर सकते हैं कि द समेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ वेरी स्मॉल एरिया, उस स्मॉल एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको हम उस स्मॉल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह सब एरियाज पे, इसके पूरे के पूरे सरफेस पे जो तमाम के तमाम एरियाज बन रहे हैं उन पर फ्लक्स मालूम कर लेंगे और फिर सबको जमा कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से समझने के लिए हम ग्राफिकली एक यूनिट ऑफ चार्ज को एक खास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर एक 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और हम कंसिडर करें कि हम 1 यूनिट चार्ज को 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे,
तो इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस तरह 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो कर सकते हैं जो इससे बाहर निकल रही है। पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रहे हैं। अगर हम एक क्लोज्ड सरफेस ड्रा करें तो इस क्लोज्ड सरफेस पे हमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगे, तो इसका फ्लक्स क्या हो गया, 4 हो गया। चूंकि पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। सिमिलरली अगर हम 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज ले लें तो उसको हम 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से डिनोट करेंगे, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज की तरफ होंगे, इसलिए कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनवर्ड होता है। इसके सरफेस पे भी 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लेकिन वहां पे ये लाइंस ऑफ फोर्स, यहां पे लाइन ऑफ फोर्स निकल रहे थे इस सरफेस से, यहां पे इस सरफेस पे इंटर हो रहे हैं, तो इस सरफेस पे -4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस पे पेनिट्रेटिंग हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहे हैं उस सरफेस पे, तो हम इस फ्लक्स को नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं और इसके साथ हम माइनस साइन लगाएंगे। अगर एक क्लोज सरफेस में सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हम रखें, तो यहां इस पॉजिटिव चार्ज से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और यहां इस नेगेटिव चार्ज की तरफ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे के पूरे क्लोज्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करें तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, इसलिए कि +3 फ्लक्स ये हो गया और -3 फ्लक्स ये हो गया। जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना फ्लक्स अंदर भी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 हो तो उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक खास डायरेक्शन में, उसमें हम एक क्लोज सरफेस रखते हैं, तो अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर दाखिल हो रहे हैं तो 3 निकल भी रहे हैं, नेट फ्लक्स इसमें इस क्लोज सरफेस पे 0 है, इसलिए कि इसमें नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज यहां इस क्लोज सरफेस पे 0 है, तो इसको हम कहते हैं 0 फ्लक्स। अब अगर हम यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स इस क्लोज सरफेस पे वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए कि जितने लाइंस यहां पे इंटर हो रहे हैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो बाहर जा रहे होंगे। इसी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इस सरफेस पे पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर एक क्लोज सरफेस पे क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नेगेटिव है, तो यहां पे नेगेटिव फ्लक्स, तो यहां पे नेगेटिव फ्लक्स पैदा होगा, इसलिए कि जितने लाइंस यहां से इस सरफेस से बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। यह बात याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के जियोमेट्रिकल शेप पे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर हम किसी भी जियोमेट्रिकल शेप का क्लोज सरफेस लेते हैं तो उस पे फ्लक्स सेम होगा। यानी ये एक इर्रेगुलर शेप है और इस 1 यूनिट ऑफ चार्ज से 4 लाइंस निकल रहे हैं, तो इस क्लोज सरफेस पे भी 4 फ्लक्स है। लेकिन अगर हम एक स्क्वायर ड्रा करें तो स्क्वायर पे भी 4 फ्लक्स होगा। मतलब ये हुआ कि फ्लक्स जियोमेट्रिकल शेप ऑफ द क्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। जो भी शेप हम लेंगे फ्लक्स उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जिससे हम फिर ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हम वो क्लोज सरफेस लेंगे, क्योंकि तमाम क्लोज सरफेस पे फ्लक्स सेम होता है, तो हम वो क्लोज सरफेस लेंगे जिससे कैलकुलेशंस आसानी से हो जाते हैं। फ्लक्स ये जो तमाम फ्लक्स हमने कंसिडर किया, ये 2 डायमेंशंस में हमने अपनी आसानी के लिए कंसिडर किया। रियली एक्चुअली फ्लक्स 3 डायमेंशन में होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।